Hello everyone, I hope you all are doing well and your preparations are also going on a smooth pace. In today's class, we are going to discuss the syllabus, the strategy, the level of competition, and how to shun the delays. All right. Prior to dwelling deep into the mentioned aspects of today's class, let me extend my warm wishes on the eve of International Women's Day, though it has been passed yesterday. अभी तक JKPSC ने कोई भी ऑफिशियल सिलेबस को अपलोड नहीं करा है, बट दे हैव गिवन एन एश्योरेंस दैट वी आर गोइंग टू पब्लिश इट इन कमिंग डेज, आई मीन विद इन द मंथ वो हमें सिलेबस देखने को मिल जाएगा. इससे पहले ऑन द टाइम ऑफ एडवर्टीजमेंट JKPSC ने एडवर्टीजमेंट में क्लियरली ये चीज़ मेंशन करी थी कि 30% जो सिलेबस है वो चेंज हो सकता है और 70% जो सिलेबस है वो एज इट इज़ ही रहेगा. सो लेट्स सी अब कितनी चेंजेस रहती हैं, कितना सिलेबस एज इट इज़ ही रहता है. तो अगर इस आस्पेक्ट को हम डील करें कि 30% चेंज रहेगा, तो इंग्लिश का सिलेबस अगर 30% के हिसाब से चेंज को अगर हम देखें तो मे बी चेंज का मतलब देखें इंक्लूजन भी और एक्सक्लूजन भी है. कुछ कंपोनेंट्स को एक्सक्लूड भी किया जा सकता है, कुछ कंपोनेंट्स को इंक्लूड भी किया जा सकता है. तो पुराने सिलेबस की अगर हम बात करें, 14th सेंचुरी से लेकर TS एलियट तक का जो सिलेबस है, आई मीन जो पोर्शन है, जो कंपोनेंट है, वो तो मुझे लगता है एज इट इज़ ही रहेगा. उसके बाद अगर हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म और थियरी की बात करें तो आई गेस वो भी वैसे का वैसा ही रहने वाला है. और कुछ मेजर नॉवलिस्ट से और कुछ हमारा नॉन फिक्शन का पोर्शन था जिसमें आपके विलियम हेजलेट, चार्ल्स लिम्ब और फ्रांसिस बेकन, आई मीन वो एसेज पे बेस्ड था. और राइट, और हमारा जो लास्ट कंपोनेंट था दैट वाज बेस्ड ऑन जनरेटिव ग्रामर, है ना, जो ग्रामर का पोर्शन है वो भी वहाँ पे मेंशन्ड है. अब देखें, अगर हम 10+2 की बात करें या हम हायर एजुकेशन कॉलेज कार्डर की भी बात करें, तो ग्रामर तो भाई इंडिस्पेंसिबल पार्ट है इन दोनों स्फेयर्स ऑफ एजुकेशन का. +2 में भी ग्रामर का अच्छा वेटेज रहता है और कॉलेज कार्डर में भी ग्रामर का अच्छा वेटेज रहता है. तो मुझे लगता है कि ग्रामर जो है, कुछ पोर्शन ग्रामर का वैसा ही रहेगा. ऑल राइट, और देयर इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्लूजन ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर दिस टाइम. इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की बहुत प्रोबेबिलिटी है कि इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के मेजर राइटर्स को वो इंक्लूड कर सकते हैं. ऑल राइट, जैसे R.K. नारायण को कर सकते हैं, झुम्पा लाहिरी को कर सकते हैं, R.N. टैगोर को कर सकते हैं, अरुंधति रॉय को कर सकते हैं, किरण देसाई को कर सकते हैं, अरविंद अडिगा को कर सकते हैं, सलमान रशीदी को कर सकते हैं, क्योंकि ये कंटेम्प्रेरीज हैं. V.S. नायपॉल आ सकता है, दो V.S. नायपॉल एंड दिस रशीदी आर डायस्पोरिक राइटर्स, बट दे आर हैविंग origin of India, they are from Indian descent. all right, तो ऐसी कुछ चेंजेस जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं. हालांकि ये सारी बातें अभी करना अनसर्टन है, बट प्रोबेबिलिटी हाई है कि इंडियन इंग्लिश लिटरेचर को इंक्लूड किया जाएगा. बाकी पोर्शंस में चेंजेस देखने को मिल सकती हैं, लेकिन आई एम डैम श्योर कि एक जो हमारा कंपोनेंट है दैट इज़ फ्रॉम 14th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर टू TS एलियट, वो एज इट इज़ ही रहेगा. तो इस पोर्शन को डील करना राइट टाइम पे विद 2 to 3 टाइम्स रिविजन, वो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा स्टूडेंट्स के लिए. ऑलराइट, तो इस पोर्शन को आई मीन 14th सेंचुरी से लेकर TS एलियट को जितना जल्दी हम इसे कवर करें, जितना जल्दी हम इसकी सटल्टीज, नुआंसेस, ट्रेंड ऑफ क्वेश्चंस, फ्रीक्वेंट आस्क्ड राइटर, माइनर राइटर्स, माइनर मेजर मूवमेंट्स, पब्लिकेशन डेट्स, कैनोनिकल वर्क्स को डील करें, वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है. तो पहले हम इसी की बात करते हैं कि 14th सेंचुरी से TS एलियट तक के लिटरेचर को कैसे डील किया जाए, और ऐसे डील करना है कि उसमें से आपके क्वेश्चन जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ सकें. वैसे अगर क्वेश्चन पेपर को हम देखें तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे 14th सेंचुरी से TS एलियट तक के ही रहते हैं. माइनर पोर्शन हमारा क्रिटिसिज्म, थियरी, ग्रामर और नॉन फिक्शनल वर्क्स और जो फिक्शनल नॉवेल्स हैं हमारे मेजर, वहाँ से रहता है. बट अगर आप थोड़ा सा इसको स्मार्टली देखें तो
जितने भी हमारे मेजर कैरेक्टर्स या मेजर वर्क्स या मेजर फिक्शनल नॉन फिक्शनल वर्क्स हैं, वो ऑलमोस्ट हमारे ब्रिटिश से ही पूछे जाते हैं। ऑल राइट, अब फॉर एग्जांपल अगर हम 14th सेंचुरी की बात करें, अगर हम उस एज की बात करें, तो भाई बिगनिंग से ही किसी भी इंग्लिश एसोसिएटेड एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चंस तो पक्का रहते हैं। तो कैंटरबरी टेल्स को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंटरबरी टेल्स के जो मेजर कैरेक्टर्स हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि जो मेजर कैरेक्टर्स हैं उनको पढ़ के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 14th सेंचुरी के अंदर जॉफ्री चौसर पे जितनी भी क्रिटिकल कमेंट्री हुई है, चाहे वो मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा हुई है, स्पेंसर के द्वारा हुई है, एसडी नाइल के द्वारा हुई है, विलियम जेलोंग के द्वारा हुई है, पोलार्ड के द्वारा हुई है, ड्राइडन के द्वारा हुई है, ऑल राइट, जेम्स रसल लॉवेल के द्वारा हुई है, उस क्रिटिकल कमेंट्री में से 2 से 3 क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी रहती है कि एक क्वेश्चन तो पक्का रह सकता है। बाकी लिटरेरी मूवमेंट्स में चांसेस कम रहते हैं कि आपसे 100 ईयर वॉर की डेट पूछ लें, पीजेंट रिवोल्ट की डेट पूछ लें, कम रहता है। इसके बाद रेनेसां एज के अंदर अगर हम देखें तो टॉमस मोर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल राइट, एलियट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रॉजर एशम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रेनेसां के सेलिएंट फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। और इसके बाद जो हमारा एलिजाबेथन ईरा आता है, उसके अंदर विलियम शेक्सपियर, तो भाई आपको मेजर राइटर सारे मालूम है कि विलियम शेक्सपियर इज़ देयर, फिलिप सिडनी इज़ देयर, एडमंड स्पेंसर इज़ देयर, ऑल राइट, ये मेजर राइटर हैं वहाँ पे। तो माइनर राइटर आई मीन एलिजाबेथन एज से बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। बेन जॉनसन हमारे पास मेजर राइटर हैं वहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एलिजाबेथन एज से अगर मैं आपसे बात करूँ तो माइनर राइटर्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस रहे हैं। तो माइनर राइटर्स, मैं जॉन वेबस्टर को माइनर नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी टाइम से जॉन वेबस्टर से क्वेश्चन नहीं आया है, जॉन मिडल्टन से क्वेश्चन नहीं आया, टॉमस डेकर से क्वेश्चन नहीं आया, टॉमस मार्स्टन से क्वेश्चन नहीं आया। तो ये जितने भी माइनर राइटर्स हैं, जिनमें मैं आपका मिडल्टन इंक्लूड करूँगा, आपके जॉन वेबस्टर को इंक्लूड करूँगा, मार्स्टन को करूँगा, डेकर को करूँगा, इनका एक एक जो इम्पॉर्टेंट वर्क है। फॉर एग्जांपल अगर हम वेबस्टर की बात करें, डचेस ऑफ माल्फी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल राइट। मिडल्टन की अगर हम बात करें तो मिडल्टन के भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, ऑल राइट। ईस्ट वार्ड हो, वेस्ट वार्ड हो, ये माइनर मेजर टाइटल्स पढ़ के जाना बहुत ज़रूरी है। तो माइनर राइटर्स को इस बार छोड़ना जो है वो एक रिस्की हो सकता है। तो माइनर राइटर्स को भी जो उनका एक एक मेजर वर्क है वो पढ़ के जाना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार मेजर राइटर्स को तो हम डील कर ही रहे हैं, उसके बाद आई विल स्टार्ट अ सीरीज़, आई विल थ्रू अ सीरीज़ ऑन माइनर वर्क्स, जिसमें हमारे शू मेकर्स हॉलीडे आएगा, शू मेकर्स हॉलीडे आ सकता है, जॉन वेबस्टर का डचेस ऑफ माल्फी आ सकता है, द वाइट डेविल आ सकता है, ऑल राइट। उसके बाद द स्कूल टीचर आ सकता है, डॉग्स ऑफ फिलिस आ सकता है। तो माइनर्स को भी हम ज़रूरी एक बार करेंगे, ऑल राइट। उसके बाद अगर हम आगे जाके देखें तो वैसे रेनेसां से पहले ही यूनिवर्सिटी विट्स आए हैं, और यूनिवर्सिटी विट्स को डील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये मान के चलिए कि यूनिवर्सिटी विट्स से क्वेश्चन पक्का रहेगा। तो यूनिवर्सिटी विट्स में आपके क्रिस्टोफर मार्लो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनके माइनर मेजर टाइटल्स, और जो ऑफ माल्टा, बैराबस, जो ऑफ माल्टा हो गया अपना, टैम्बरलिन हो गया अपना, है ना, एडवर्ड सेकंड, जो ऑफ माल्टा, डिडो द क्वीन ऑफ कार्थीज, द मैसेकर एट पेरिस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, उनको डील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा लिली की बात करें, ग्रीन की बात करें, पील की बात करें, टॉमस किड की बात करें, इन्होंने इमेंसली कंट्रीब्यूट किया इंग्लिश लिटरेचर के लिए, और प्री शेक्सपियरियंस हैं, 16th सेंचुरी ग्रुप ऑफ राइटर्स ने, उनका जो एक एक माइनर या मेजर टाइटल एसोसिएटेड है वर्क के केस में, वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल राइट। इसके बाद आगे जाके अगर हम देखें तो हमारे पास ड्राइडन, वेरी इंपॉर्टेंट, ड्राइडन के वर्क्स में से पक्का क्वेश्चन रहेगा। और हमें पता है कि ड्राइडन के साथ बिगनिंग से बहुत सारी सटल्टीज एसोसिएटेड हैं, नुआंसेस एसोसिएटेड हैं। फॉर एग्जांपल जो माइनर डिटेल्स ड्राइडन के साथ एसोसिएटेड हैं, ही वाज अपॉइंटेड एज फर्स्ट ऑफिशियल पोइट लॉरिएट, एंड प्रायर टू दैट बेन जॉनसन वाज डिक्लेयर्ड एज फर्स्ट अनऑफिशियल पोइट लॉरिएट along with William Davenant. He was referred as the literary bastard of Shakespeare. Who? William Davenant.
तो 1668 के अंदर जॉन ड्राइडन को ऑफिशियल पोइट लॉरिएट घोषित किया था, एंड ही वाज द राइटर हु मेड द फर्स्ट अनसक्सेसफुल यूज ऑफ हीरोइक कपलेट। पहले तो वैसे जोफ्री चौसर ने करा है, लेकिन उसके बाद अगर हीरोइक कपलेट का किसी ने थोड़ा सा मेच्योर यूज करा है, दैट वाज डन बाय ड्राइडन। ड्राइडन के केस में एब्सलॉम एंड अकेटोफिल इज वेरी इंपॉर्टेंट। एसे ऑन ड्रामेटिक पोइजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Aeneas Mirabilis and Astraea Redux are again very important, and that Hind and Panther है ना, Hind and Panther is very important. इसके बाद अगर हम आगे चल के देखें तो भाई अलेक्जेंडर पोप बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है। अलेक्जेंडर पोप के एसे ऑन मैन, एसे ऑन क्रिटिसिज्म, डनशियार्ड एंड एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बुथनॉट, पैरी बॉथियस, जो माइनर वर्क है बट इट कैरीज अ सबटाइटल। द सबटाइटल ऑफ पैरी बॉथियस इज द आर्ट ऑफ सिंकिंग इन पोइट्री। तो माइनर वर्क्स वो आपको डील कर रहे हैं जो फ्रीक्वेंट टास्क हैं, और सेकेंडली माइनर उन वर्क्स को डील करना है जो सब टाइटल कैरी करते हैं। ऑल राइट, अगर मैं अपनी क्लासेस की बात करूं, जो बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं, तो विद इन कपल ऑफ डेज वी आर गोइंग टू डील विद विक्टोरियन एज। रोमांटिक एज तक का लिटरेचर हमने बहुत मेटाकुलसली और बहुत डिटेल में पढ़ लिया है, और मैंने आपसे पहले बात करी कि 14 सेंचुरी से लेकर टी.एस. एलियट तक का जो सफ़र है वो बहुत तवील है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसको राइट टाइम पे डील करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि आपको रिवीजन के लिए टाइम मिलेगा, और अगर आप रिवाइज करके कॉन्सेप्ट्स को नहीं जाते हो तो आपका सारा जो स्ट्रगल है, सारा जो हार्डवर्क है, दैट गोज़ इन वेन। ऑल राइट, तो उसको राइट टाइम पे ज़रूर डील करें। सो लेट मी कम टू द पॉइंट। पोप के बाद अगर मैं बात करूं तो स्विफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्विफ्ट की अगर हम बात करें तो गुलिवर्स ट्रेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके जो 4 पार्ट्स हैं उनकी क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट रहेगी। द बैटल ऑफ बुक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द टेल ऑफ टब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मॉडेस्ट प्रपोजल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बैटल ऑफ बुक्स की बात करूं तो बैटल ऑफ बुक्स कहाँ पे फॉट हुई है और किस लाइब्रेरी के अंदर फॉट हुई है, दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो पढ़ के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉनसन की बात करते हैं, सैमुअल जॉनसन। प्रेफेस टू शेक्सपियर को डील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेफेस टू शेक्सपियर के अंदर जो उन्होंने मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करी है शेक्सपियर को लेकर, बहुत इंपॉर्टेंट है। He was a lexicographer, and for the first time, in which year he compiled the first English dictionary, 1755, again becomes very important. Russell's becomes very important, और इसका सबटाइटल द प्रिंस ऑफ एबिसिनिया बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, और लंडन पोम बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल राइट, आगे जाके हम प्री रोमांटिक्स की बात करें तो विलियम ब्लेक को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। विलियम ब्लेक के सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस इन एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड ऑफ एक्सपीरियंस। टाइगर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। लंडन पोम को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। लैम्प पोम को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लैम्प की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ कि हु वाज सेलिब्रेटेड एज बोथ अ पोएट एंड अ पेंटर, ही वाज नॉनदलेस विलियम ब्लेक। द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो मिल्टन एक पोम लिखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्री शेक्सपियरियंस में से थॉमस ग्रे बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ऑल राइट, टॉम्पसन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। विलियम कूपर बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। टॉमस चैटरटन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें रोमांटिक पीरियड की, तो रोमांटिक पीरियड से आप ये मान के चलें आपके 5 से 6 क्वेश्चंस तो पक्का रहेंगे। और एज फार एज माई लिमिटेड हॉराइजन ऑफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इज कंसर्न्ड, सबसे मुश्किल जो क्वेश्चन का आंसर करना है ना वो रोमांटिक एज में से होता है। क्यों? इसके पीछे एक बहुत वैलिड रीज़न है। क्योंकि रोमांटिक एज में से जब भी आपका क्वेश्चन बनेगा, दैट विल बी बेस्ड ऑन वर्सेस, दैट विल बी बेस्ड ऑन द कपलेट्स फ्रॉम द पोम्स, और उन कपलेट्स को लर्न करना, उन कपलेट्स को रिमेंबर करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो रोमांटिक एज के बिगनिंग से रोमांटिक एज की बहुत सारी डेफिनेशंस गिवन है बुक्स के अंदर, और अगर बुक्स को पढ़ना आपको डिफ़िकल्ट लगता है तो जब राइट टाइम आएगा आई विल मेक अ वीडियो ऑन रोमांटिसिज्म with a special reference to different definitions given by the writers like Theodore Walt Stanton, Walter Peter,
Schlegel, this William J. Long, so on and so forth. All right, वो मैं सारी बातें आपसे करूँगा और एक आपसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूँगा रोमांटिसिज्म में से. F.L. Lukács is a writer, Lukács in fact. He has written a work, The Rise and Fall of Romantic Ideal in 1948. In that particular work, he counted 11,396 definitions of romanticism, but none of was targeted, right? तो उसमें से कुछ जो आपके पास डेफिनेशंस रहेंगी रोमांटिसिज्म एज अ टर्म की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे रोमांटिसिज्म के. विलियम वर्ड्सवर्थ की प्रिल्यूड से बहुत फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन रहेगा, लिरिकल बैलेड से बहुत इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन रहेगा, और व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑन बोथ प्री रोमांटिक इरा एंड रोमांटिक इरा. और प्री रोमांटिक इरा में विलियम ब्लेक वाज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय इंग्लिश रेवोल्यूशन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंपॉर्टेंट रहेगा. फर्स्ट जनरेशन पोइट्स, सेकंड जनरेशन रोमांटिक पोइट्स, लेकर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे. जॉन कीट्स की बात करें तो नेगेटिव कैपेबिलिटी एंड इगोटिस्टिकल सबलाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. द ईव ऑफ सेंट एग्नीज, इससे क्वेश्चन आया हुआ है ईव ऑफ सेंट एग्नीज से, हालांकि माइनर पोम है बट इसकी जो राइटिंग टेक्निक पूछी गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो क्वेश्चन क्या बना हुआ है कि ईव ऑफ सेंट एग्नीज किस फॉर्म में लिखी है, तो इट्स रिटन इन स्पेंसरियन स्टांजा. और स्पेंसरियन स्टांजा की बात मैं पहले भी बहुत बारी कर चुका हूँ. टोटल नंबर ऑफ लाइंस इसमें 9 होती हैं. 8 लाइंस आर ऑलवेज इन iambic hexameter, followed by 8 lines are always in iambic pentameter, followed by an Alexandrine, always in iambic hexameter. Iambic hexameter is a key term to identify the right option as far as the Spenserian stanza is concerned. All right. इसके बाद अगर मैं बात करूं तो Ode on Grecian urn is very very important. On first looking into Chapman's Homer is again very important. Lamia is very important. All right. ये कुछ सर्टन पोम्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी. उसके बाद अगर हम कॉलरिज की बात करें, राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कुबला खान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्रिस्टबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड बायोग्राफिया लिटरेरिया इज़ again one of the best and most frequent asked work in any examination associated with English literature, तो उसको ध्यान में रखना है. ऑलराइट, आज की क्लास में मैंने आपसे बात करी 14th सेंचुरी से लेके रोमांटिक इरा तक की, कि इसमें मेजर राइटर्स क्या हैं, अप्रोच कैसे करना है. ऑलराइट, अप्रोच की अगर मैं बात करूं तो फॉर एग्जांपल अगर आप विलियम ब्लेक को पढ़ रहे हो तो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड ऑफ एक्सपीरियंस की पब्लिकेशन डेट्स दोनों वॉल्यूम्स की पढ़ के जाना है. उसके बाद लंदन पोम फ्रीक्वेंट आस्क्ड है, टाइगर पोम फ्रीक्वेंट आस्क्ड है. उसके बाद इनका एक और मेजर वर्क है दैट इज टाइटल्ड एज द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. उससे इन्फ्लुएंस होकर विलियम हक्सले पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था, C.S. लेविस ने क्या लिखा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी. अब अगर मैं बात करूं कंपटीशन की तो लेवल ऑफ कंपटीशन इज वेरी कट थ्रोट. 7 से 8 हज़ार फॉर्म्स अप्रॉक्सीमेटली 10+2 लेक्चर्स के लिए लग चुके होंगे, इतना मेरा टेंटेटिव आइडिया है. और पोस्ट आपके पास 49 है. अब इतने बड़े नंबर में से एक सीट को सिक्योर करना तो आसान नहीं है. ये तो एक स्वाभाविक सी बात है, ये जाहिर सी बात है कि एक सीट को सिक्योर करना बहुत मुश्किल है और चाहिए भी एक ही होती है. इसके लिए बहुत ही स्मार्टली, बहुत ही लॉजिकली और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में जब तक प्रेपरेशन नहीं होगी तो वी आर अनेबल टू सिक्योर इवन अ सिंगल सीट फॉर वी पीपल. दैट विल मेक आवर सर्वाइवल एंड ब्रेड एंड बटर इजी इन पोस्टेरिटी. ऑलराइट, तो इस सफ़र को इजी करने के लिए दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रेपरेशन विद. आप यकीन मानिए, जो लोग बहुत ही कॉम्पिटेंट और जो लोग बहुत ही अच्छा कंपटीशन थ्रो करने वाले हैं इस एग्ज़ाम के अंदर, बाकी कंपोनेंट्स की मैं बात नहीं करूंगा, बट उन्होंने अभी तक ब्रिटिश लिटरेचर को एक बार डील कर लिया होगा, कुछ लोगों ने 2 बार भी डील कर लिया होगा. सो उन लोगों से मेरी ये दरख्वास्त है जो अभी तक ये सोच रहे हैं कि कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, और सेकेंडली वो लोग जो अभी तक ऑफिशियल सिलेबस अपडेट का इंतज़ार कर रहे हैं
आप यकीन मानिए, आपको अभी तक अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर देना चाहिए था, है ना। ये बात बहुत स्ट्रेट है, बहुत कड़वी है, बहुत बिटर है, लेकिन ये सच बात है। क्योंकि जब आपके पास सिलेबस आ जाएगा और आपकी टेंटेटिव एग्जाम डेट्स को अनाउंस कर दिया जाएगा, तो प्रेशर बिल्ड हो जाएगा भाई। और इंग्लिश लिटरेचर को याद रखना, उसकी सटल्टीज़ को याद रखना, उसकी क्रोनोलॉजी को याद रखना, उसकी इंपॉर्टेंट डेट्स को याद रखना, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को याद रखना बिल्कुल भी आसान नहीं है। आसान कब है वो, मैं सच बता रहा हूँ आपको। मैं ये नहीं बोलूँगा कि तो आप मेरे पास आके पढ़ो, मैं आसान कर दूँगा, ऐसा कुछ नहीं। आई एम नॉट मेकिंग एन एडवर्टीजमेंट ऑफ माई यूट्यूब चैनल इधर। जब तक आप इंग्लिश लिटरेचर के कॉन्सेप्ट्स को टाइम एंड अगेन रिवाइज नहीं करेंगे ना, तो तब तक आपके दिमाग में एक हसल, एक जम्बलिंग ऑफ आइडियाज रिलेटेड टू फैक्ट्स, कैरेक्टर्स, पब्लिकेशन डेट्स, कैनोनिकल वर्क्स, मेजर लिटरेरी टर्म्स बना रहेगा। तो कॉन्सेप्ट्स को जब भी आप पढ़ें, फॉर एग्जांपल अगर हम नॉवेल्स की बात करें, 18th सेंचुरी नॉवेल्स की, हेनरी फील्डिंग से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो जोसेफ एंड्रयूज के कैरेक्टर्स हमें मालूम होना चाहिए। मैडम स्लिपस्लॉप का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, बट हम वहाँ टॉम जोन्स को लेके और जोसेफ एंड्रयूज को लेके ही कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उन कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज नहीं किया होता है। तो कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिवाइज करें। एक हफ्ते के अंदर कुछ मुकर्रर दिन रखें, आप कुछ मुकर्रर डेज, मखसूस दिन रखें जो सिर्फ आपकी रिवीजन के लिए ही डेडिकेटेड होने चाहिए। ऑल राइट, तो रिवीजन पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मटेरियल को कलेक्ट करें, मटेरियल को ग्रैब करें, नोट्स बनाएं, बट नोट्स और मटेरियल को रिटेन करना, उनको पॉलिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, उसके बाद मेजर राइटर्स तो हम कर ही रहे हैं, बट माइनर राइटर्स को इक्वली इंपॉर्टेंस देनी बहुत ज़रूरी है। मैं ये आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि माइनर राइटर्स के सारे वर्क्स पढ़ के जाएं। माइनर राइटर का जो एक वर्क इंपॉर्टेंट है ना, जैसे मैंने अभी जॉन वेबस्टर की बात करी, तो जॉन वेबस्टर वैसे, हालांकि जॉन वेबस्टर इज़ नॉट अ माइनर ड्रामेटिस्ट, ही बिलोंग्स टू जैकोबियन era, and he is a writer who is associated with revenge tragedies and he was influenced by Seneca। और आप यकीन मानिए अभी 5-6 साल से जॉन वेबस्टर का क्वेश्चन बहुत ही लेस आस्क्ड है, बट जॉन वेबस्टर को हम बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते। जॉन वेबस्टर जो हैं, उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स में आपके डचेस ऑफ माल्फी आती है, द वाइट डेविल आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जॉन वेबस्टर का एटलीस्ट एक वर्क, डचेस ऑफ माल्फी को पढ़ के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से माइनर राइटर्स को पढ़ के जाना है। ऑलराइट, और जॉन वेबस्टर इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ही इज एसोसिएटेड विद मैकाबर, एंड मैकाबर इज अ जॉनर एसोसिएटेड विद गॉथिसिज्म। और गॉथिक लिटरेचर का जो बिगनिंग है वो जॉन वेबस्टर शुरू होता है। जैसे एन रेडक्लिफ आते हैं वो हमारे पास यहाँ पे, हॉरेस वॉलपोल आते हैं गॉथिक लिटरेचर में। तो देखें, गॉथिक लिटरेचर मेरे को अभी याद आया, तो गॉथिक लिटरेचर को पढ़ के भी जाना इम्पॉर्टेंट है। हॉरेस वॉलपोल को पढ़ के जाना इम्पॉर्टेंट है, मे बी क्वेश्चन बन सकता है। ऑलराइट, तो मैंने आज की वीडियो के अंदर आपके साथ ये कहने की दरख्वास्त करी कि ब्रिटिश लिटरेचर को जितना जल्दी हो सके कवर करने की कोशिश करें। 14 से लेकर टी.एस. एलियट तक का सिलेबस एज इट इज़ ही रहेगा। अगर नहीं भी रहेगा ना, तब भी क्वेश्चन ब्रिटिश लिटरेचर से 70 से 60 क्वेश्चन पक्का रहेंगे, 50 क्वेश्चंस पक्का ब्रिटिश से रहेंगे। तो वो ब्रिटिश लिटरेचर को पढ़ के जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेवल ऑफ कंपटीशन कट थ्रॉट है, उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है? ओनली रिवीजन से और राइट टाइम पे सिलेबस को कवर करने से। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास से आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन भी मिली होगी और कुछ ना कुछ टिप्स भी मिले होंगे, और ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप प्रेपरेशंस को डिले कर रहे हैं तो इसका अंजाम क्या होने वाला है। ऑलराइट, तो प्रेपरेशंस को डिले ना करें, प्रेपरेशंस को एज सून एज पॉसिबल रिज्यूम करें, स्टार्ट करें। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा, बेस्ट विशेस, एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर स्टडीज़ एज वेल। थैंक यू।